वेलकम टू द लॉ पिलर। दिस साइड तान्या सिंगल। आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के कंसेप्ट को। क्या होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी? जनरली हम देखते हैं कि जब भी कोई टॉर्ट होता है तो जो डिफेंडेंट होता है उसको बहुत सारे डिफेंसेस लेना अलाउड होता है। हमने हमारी वीडियोज में 8 डिफेंसेस के बारे में डिस्कशन किया था। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये कहती है कुछ कंडीशंस के साथ अगर आप कोई टॉर्ट कर रहे हो तो उस केस में आप सारे डिफेंसेस नहीं ले सकते हो, कुछ डिफेंसेस ले सकते हो। 5 डिफेंसेस ऐसे हैं जो आप ले सकते हो, बाकी के 3 डिफेंसेस आप नहीं ले सकते हो। उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ये कौन से केस से निकल के आया था? ये निकल के आया था राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस से, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट। तो फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बोलती है कि आप 8 के 8 डिफेंसेस क्लेम नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपने कोई टॉर्ट कमिट किया है तो आपको हर हाल में कॉम्पनसेशन और रेमेडी देना होगा, आप उन डिफेंसेस को क्लेम नहीं कर पाओगे। तो हमें ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अप्लाई हो जाती है। तो हमें क्या समझ में आया? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जहां पे आप डिफेंसेस सारे क्लेम नहीं कर सकते, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में हमने देखा कि आप कोई भी डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। अब देख लेते हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे हम एक्सेप्शंस को क्लेम नहीं कर सकते हैं, डिफेंसेस को क्लेम नहीं कर सकते हैं, और कौन सी वो डिफेंसेस हैं जिसको हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में तो अप्लाई कर सकते हैं बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमें समझ में आया कि नैरोअर है। क्यों है नैरोअर? क्योंकि उसमें हम कुछ डिफेंसेस अप्लाई कर सकते हैं बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में हम कोई भी डिफेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये बोलती है कि एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अपने एक्ट के लिए बिकॉज एक्टेड नेग्लिजेंटली। बट क्यों होगा? क्योंकि उसने अपनी लैंड पे क्या रखा है? कोई डेंजरस चीज रखी है अपनी लैंड पे जो उसकी लैंड से एस्केप हो गई और उसकी वजह से डैमेजेस हो गए। मतलब कि अगर आप अपनी लैंड पे कुछ ऐसी चीज रख रहे हो, जैसे कि आपने एक्स्ट्रा वाटर रखा है, आपने कोई बहुत डेंजरस सी गैस वगैरह अपनी लैंड पे रख रखी है और वो अपनी लैंड से एस्केप करके किसी दूसरे की लैंड पे जा करके उसको इतनी डेंजरस है कि हार्म कॉज करती है जिसकी वजह से डैमेजेस हो जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो आपकी लाइबिलिटी होगी वो स्ट्रिक्ट होगी, उसमें आप कोई भी डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। हालांकि 5 डिफेंसेस ऐसे हैं जो आप क्लेम कर सकते हो जो बहुत सारे केसेस से निकल के आए हैं, बट सारे के सारे डिफेंस आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो 3 कंडीशंस कौन सी हो गई? पहली कि आपकी लैंड पे आपने क्या रखा है? अपनी लैंड पे कोई डेंजरस चीज रखी है जो उस लैंड से एस्केप कर जा रही है और जिसकी वजह से डैमेजेस हो जा रहे हैं। तो पहला डेंजरस थिंग है, दूसरा वो एस्केप कर रही है थिंग, एंड द थर्ड इज जिसकी वजह से डैमेजेस हुए हैं। ये 3 कंडीशंस में आपका इंटेंशन क्या था, आपने वो काम जान करके किया है, आपने नेग्लिजेंटली किया, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको कॉम्पनसेशन और रेमेडी देनी पड़ेगी, आपकी लाइबिलिटी बनेगी उस केस में। यही बोलता है राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर का केस, जिसके हम फैक्ट्स अभी समझने वाले हैं। फैक्ट्स क्या थे इसमें पार्टीज थी जॉन राइलैंड्स और जो कि डिफेंडेंट थे। जॉन राइलैंड्स इसमें डिफेंडेंट थे जो कि एक मिल ओनर थे, और जो फ्लेचर थे वो एक माइन ओनर थे। समझना पड़ेगा, राइलैंड्स जो थे वो मिल ओनर थे, फ्लेचर जो थे वो माइन ओनर थे। मिल ओनर यानी कि डिफेंडेंट ने क्या किया? एक रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करवाया। रिजर्वॉयर क्यों कंस्ट्रक्ट करवाया? क्योंकि उनको एनर्जी सोर्सेस की जरूरत थी, लाइट वगैरह की जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करवाया। उन्हें नहीं पता था अननोन टू राइलैंड्स दीज, उसमें कुछ माइन शाफ्ट थे जो कि कनेक्टेड थे कोल माइन से। होता क्या है, उन रिजर्वॉयर में कुछ फ्लड वगैरह आता है और वो जो पूरा पानी है रिजर्वॉयर का वो उनकी माइन शाफ्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। किसकी? माइन ओनर की। इसमें कौन है पार्टी समझना है। राइलैंड्स जो है वो डिफेंडेंट है, वो मिल ओनर है, फ्लेचर जो है वो माइन ओनर है। तो मिल ओनर ने जो रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करवाया था वो रिजर्वॉयर जो है वो बर्स्ट हो जाता है और उसका पूरा पानी माइन शाफ्ट को बर्बाद कर देता है। इसमें क्या हुआ? उन्होंने अपने लैंड पे रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो कोई डेंजरस थिंग एस्केप कर गई, मतलब रिजर्वॉयर अपनी लैंड से माइन ओनर की लैंड में शिफ्ट हो गया और उसकी वजह से उनको डैमेजेस हुए। तो कोर्ट ने बोला यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनेगी, भले ही इसमें जो राइलैंड्स हैं, क्योंकि राइलैंड्स ने जो रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करवाया था ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट करवाया था, और उन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं पता था कि वहां पे इस तरीके की कोई माइन शाफ्ट है, ओल्ड माइन शाफ्ट है जिसमें ऐसा कुछ नुकसान हो सकता है। तो भले ही उन्हें नहीं पता था, उन्होंने कोई काम नेग्लिजेंटली नहीं किया था, स्टिल उनको लाइबल ठहराया गया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट इसमें आ जाता है कि आपकी लैंड पे एक डेंजरस थिंग थी, वो डेंजरस थिंग एस्केप कर जाती है,
उस एस्केप करने की वजह से किसी को डैमेज होते हैं। ये तीन ही एसेंशियल्स हैं। ये तीनों एसेंशियल्स रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में हुए थे, इसलिए उनके दो क्लेम्स, पहला क्लेम क्या था जो मिल ओनर थे रायलेंड्स से कि भाई हम जो हैं हमने कोई भी काम नेग्लिजेंटली नहीं किया। दूसरा उनका क्लेम था कि हमने नहीं किया है काम, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोर्ट ने मना कर दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ड्यू टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। और दूसरी बात, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया है बट क्योंकि उनको हायर आपने किया था तो उसमें लाइबिलिटी आपकी बनती है। अब आ जाता है हमारे पास, इसमें एक बार थोड़ा हम देख लेते हैं क्या लिखा है। रायलेंड्स हिमसेल्फ वाज नॉट नेग्लिजेंट, ही हैड हायर्ड competent professionals. The question was whether he was responsible for the escape of water from his land. कोर्ट ने बोला the person who for his own purpose brings on his land and collect and keeps there anything likely to do mischief, if it escapes must keep it in his peril, and if he does not do so it is prima facie answerable for all the damages which is the natural consequence of his escape. तो कोर्ट ने बोला कि अगर आपने अपनी लैंड पे ऐसा कुछ रखा है जिसकी वजह से डैमेजेस हो रहे हैं तो ये आपकी ही ड्यूटी है कि आप प्रूफ करोगे कि क्यों आप आंसरेबल नहीं हो। तो क्या क्या एसेंशियल्स हो गए, वैसे तो हमने देख लिया रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में कि डिफेंडेंट मस्ट ब्रिंग एंड कलेक्ट समथिंग ऑनटू द लैंड। वो नेचुरली अकरिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने जो रिजर्वायर बनाया था वो नेचुरल रिजर्वायर तो था नहीं, वो हमने कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो पहली बात जो है वो कुछ आपने अपनी लैंड पे लाया हो। दूसरी बात है वो डेंजरस हो, मतलब वो एस्केप करे, जैसे कि वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। अगर केमिकल की फैक्ट्री होती है तो आपने केमिकल की फैक्ट्री लगाई है तो ये आपकी ये ड्यूटी है कि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। तो आपने अपनी लैंड पे कुछ रखा है, वो डेंजरस है, वो नॉन नेचुरल यूज है उस लैंड का और वो एस्केप कर जाता है और उस एस्केप करने की वजह से किसी को डैमेजेस हो जाते हैं। ऐसा कोई अगर केस बनता है और जिसकी वजह से किसी को डैमेजेस हो रहे हैं तो उस केस में आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी। बस कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो इसी केस में बता दिए गए थे, वो हम देख लेते हैं जो बाकी केसेस में भी जिनको अफर्म कर दिया गया, कंफर्म कर दिया गया। पहला है एक्सेप्शंस का, पहला एक्सेप्शन है इस रूल का एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब कि अगर कोई काम ऐसा है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं था, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से वो चीज एस्केप कर रही है, तो उस केस में जो डिफेंडेंट है उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले चुका है। हम इसका केस पहले ही देख चुके हैं इसलिए हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, जो है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का केस। इसमें वही हुआ था, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंटल लेक बनाई थी, उसके बाद क्या हुआ, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल आया, याद आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल आया जिसकी वजह से जो थे डैमेजेस हुए, वो जो लेक थी वो बर्स्ट कर गई और जिसकी वजह से बहुत तेज फ्लड आया और प्लेंटिफ के ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। कोर्ट ने बोला क्योंकि ये ऐसी रेनफॉल थी जो कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, तो इस वजह से उनकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। एक्ट ऑफ गॉड, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर स्ट्रेंजर ने कोई एक्ट कर दिया है तो भी उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। यहाँ पे इसके फैक्ट्स दिए हुए, एक बार आप देख सकते हैं, बॉक्स वर्सेस जब का केस, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ ने ही कोई काम करने के लिए हाँ कर दिया, जैसे कि हमने एक और केस देखा था वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया का, तो अगर प्लेंटिफ ने ही कोई काम करने के लिए हाँ कर दिया है तो उस केस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। फोर्थ इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। फोर्थ एक्सेप्शन इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जो ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट वगैरह ने कोई काम करने के लिए बोला है जिसकी वजह से वो चीज एस्केप करती है और फिर किसी को नुकसान होता है, वही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के सारे एसेंशियल्स होने के बाद भी अगर वो चीज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के उसमें हो रही है तो फिर हम उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे। जैसे कि ग्रीन वर्सेस चेल्सा वाटरवर्क्स कंपनी, केस का नाम है ग्रीन वर्सेस चेल्सा वाटरवर्क्स कंपनी। केस है ग्रीन वर्सेस चेल्सा वाटरवर्क्स कंपनी। इस केस में क्या हुआ, एक कंपनी ने पाइप वगैरह बनाया, वो पाइप वगैरह क्या हुआ, बर्स्ट हो गया और उसकी वजह से जो प्लेंटिफ की प्रीमाइसेस थे उनका नुकसान हुआ। कोर्ट ने बोला वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने जो पाइप वगैरह मेंटेन करने का काम किया था वो कर रहे थे, दे वर परफॉर्मिंग अ ड्यूटी ऑथराइज्ड बाय लॉ। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना करके उनको रिस्पॉन्सिबल किया था उस काम के लिए, और क्योंकि ये काम एज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की ऑथराइजेशन में हो रहा था, इसलिए अगर किसी को नुकसान भी पहुंचा है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाएंगे डिफेंडेंट। और कोर्ट ने ये भी बोला क्योंकि उन्होंने कोई नेग्लिजेंटली भी काम नहीं किया है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो फोर्थ एक्सेप्शन हमने कौन सा देखा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के तहत ग्रीन वर्सेस चेल्सा वाटरवर्क्स कंपनी का केस। एंड द लास्ट वन इज, द लास्ट एक्सेप्शन इज प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट, कि अगर प्लेंटिफ भी कोई खुद से गलती कर रहा है तो उस केस में वो डिफेंडेंट को कैसे रिस्पॉन्सिबल मान सकता है।
जैसे कि इसमें केस है पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स का। इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ का जो हॉर्स था उसने जो डिफेंडेंट की बाउंड्री के बाहर जाकर के, डिफेंडेंट की बाउंड्री के अंदर जाकर के जो लीव्स थी पेड़ की वो खा रही, और वो जो लीव्स थी ना वो बहुत पॉइजनस थी। इस केस में उसने रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश की डिफेंडेंट को, ये बोलते हुए कि उसने अपने प्रोमाइसेस में कोई ऐसी चीज रखी है जो कि पॉइजनस है, जो मेरे हॉर्स ने जाके वहां खाई तो वो नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने बोला डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल क्योंकि जो एस्केप था डिड नॉट हैपन, द हॉर्स इंट्रूडेड अपॉन द डिफेंडेंट्स लैंड, क्योंकि उनका जो हॉर्स था वो खुद से डिफेंडेंट की लैंड में जाकर के गया है और ये लीव्स उन्होंने कंज्यूम की हैं, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता। क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सिर्फ तब अप्लाई होती है जब चीज जो डेंजरस थिंग है वो खुद से एस्केप करे, एस्केप करके अगर वो चीज नुकसान पहुंचा रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। पर क्योंकि यहाँ पे जो प्लेंटिफ का हॉर्स था वो खुद से डिपेंडेंट की लाइन में एंटर किया है तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। यहाँ से हमें समझ में आया कि जो एस्केप वाली बात है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। एस्केप होगा तब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट बनेगा, अगर एस्केप नहीं होता है प्लेंटिफ या जैसे इस केस में प्लेंटिफ का हॉर्स था वो खुद से एंटर किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है कॉमन बेनिफिट का केस कि अगर दोनों के ही बेनिफिट के लिए कोई चीज हो रही है, ऐसे में प्लेंटिफ को नुकसान हो जाता है तो वो डिफेंडेंट को इकलौता रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकता है। केस का नाम देख सकते हैं, कारस्टेयर्स वर्सेस टेलर का केस। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक समरी आ गई। हमने कौन कौन से देखे, 5 एक्सेप्शंस देखे थे हमने। पहला देखा था एक्ट ऑफ गॉड, दूसरा थर्ड पार्टी, तीसरा कंसेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड प्लेंटिव्स फॉल्ट। एक्ट ऑफ गॉड में हमने कौन सा देखा था, निकोलस वर्सेस मार्सलिन का केस। थर्ड पार्टी में, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी में बॉक्स वर्सेस जब। कंसेंट में हमने देखा था पीटर्स वर्सेस प्रिंस ऑफ वॉल थिएटर। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ग्रीन वर्सेस चेल्सा वाटरवर्क्स कंपनी एंड प्लेंटिव्स फॉल्ट में हमने देखा था पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स का केस। ये 5 केसेस एक्सेप्शंस के हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जनरली एक्सेप्शन नहीं मिलता है बट ये 5 एक्सेप्शन मिल जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट, जिसमें एक्सेप्शन काम ही नहीं करता है। ना तो एक्ट ऑफ गॉड काम करेगा, ना प्लेंटिव्स डिफॉल्ट, ना हमने ये जो 5 एक्सेप्शन देखे कोई भी एक्सेप्शन काम नहीं करेगा। उसमें अगर आपने कोई भी इवेंट किया है, कोई भी टॉर्ट कमिट हुआ है आपसे, तो आप कोई भी एक्सेप्शन क्लेम नहीं कर सकते, लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी, हर हाल में बनेगी। देखते हैं कैसे आया था, कौन से केस से निकल के आया था। तो ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट है ये निकल के आया था हमारा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से, जिसको हम ओलियम गैसली केस भी कहते हैं। तो इंडिया में जो अप्लाई होता है ऐसे केसेस में वो होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट। कौन से केसेस में होता है, जैसे कि राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर निकल के आया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए, वैसे एमसी मेहता वाला जो केस आया था उससे आया था इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट। क्यों किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वाले केस में बोला था कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इतनी डेंजरस है, जैसे कि अगर आपको याद हो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें क्या हुआ था, केमिकल था, उसने पूरे भोपाल में इतना बुरा नुकसान पहुंचाया था, बहुत लोग मारे गए थे। ऐसे में जो कंपनी थी वो क्लेम करते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाने चाहिए। बट कोर्ट ने ये बोला था कि जो इतने हेविली डेंजरस चीजें होती हैं, अगर कोई अपनी लैंड पे रख रहा है, कोई भी कंपनी अपने आप से वो चीज कर रही है और अगर कुछ नुकसान होता है तो ऐसे में वो कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी, ना तो एक्ट ऑफ गॉड, ना ही कोई दूसरा डिफेंस काम करता है। तो कौन सा केस था ये केस था हमारा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। कोर्ट ने ये बोला कि 1868 में जो इंग्लिश रूल था वो बहुत ही वीक हो चुका है। आफ्टर द ट्रेजिक भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसमें कौन से चीफ जस्टिस पीएन भगवती, उन्होंने बोला कि इंडिया नीडेड a stricter law hold large corporation accountable for industrial disasters, specifically industrial disasters के केस जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें स्पेसिफिकली एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट काम करता है कि कोई भी इंडस्ट्री इस तरीके का कोई हैवी डेंजरस चीज को यूज कर रही है, अप्लाई कर रही है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रही है और ऐसे में कुछ नुकसान होता है तो उस इंडस्ट्री की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लायबिलिटी को पूरा करे, फुलफिल करे। तो ये केस था हमारा कौन सा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का वैसे तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, इसमें 5-6 डिफेंसेस होते हैं जो इसमें अप्लाई नहीं होते हैं। ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड के लिए, ये हजार्डस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, जैसे कि हमने समझा जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं या मैचस्टिक इंडस्ट्री, इस तरीके की जो इंडस्ट्री होती है जो बहुत ही हजार्डस एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है, तो उनके केस में अप्लाई होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इसमें फोर्सिएबल डैमेजेस कवर होते हैं, इसमें कंपनसेशन इज बेस्ड ऑन द वेल्थ ऑफ द कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी जितना बड़ा नुकसान उतना बड़ा लायबिलिटी बनती है।
और ये अप्लाई होता है इंडिविजुअल्स या लैंड ओनर्स, क्योंकि हमने देखा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या बोलती है कि अगर आप अपनी लैंड पे कोई ऐसी डेंजरस चीज रखते हो और वो डेंजरस चीज स्केप कर जाती है दूसरे की लैंड पे जिसकी वजह से उसको डैमेजेस होते हैं, तो ऐसे में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है। और ये अप्लाई होता है एंटरप्राइजेस, जैसे कि हमने 2-3 बार देख लिया कि जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो हैवी काम कर रही होती है, जैसे केमिकल, मैचस्टिक, इन सब चीजों का, तो उस केस में अप्लाई हो जाती है हमारी एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो ये था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट। थैंक यू।